किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर को यूज करते हैं और वोल्ट मीटर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अगर हम वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल्स को सेल के अक्रॉस कनेक्ट करें तो यहां पर ये वोल्ट मीटर हमें ईएमएफ की रीडिंग दे देता है, जो कि अभी आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन यहां पर इशू ये है कि जो वोल्ट मीटर है जो कि आपको नजर आ रहा है, ये सर्किट में कुछ करंट भी ड्रा करता है। यानी जब ये इस सेल का ईएमएफ मेजर करता है तो ये कुछ करंट भी लेता है। जब करंट फ्लो कर जाता है तो उस केस में ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इस वोल्ट मीटर से हम करेक्टली इस सेल का ईएमएफ इस तरीके से मेजर नहीं कर सकते। तो फिर क्या ऐसा कोई मेथड है जिसके जरिए हम इसको मेजर कर सकते हैं? किसी भी सेल या बैटरी के ईएमएफ को करेक्टली मेजर करने के लिए हम इस तरह के डिजिटल मल्टीमीटर को यूज कर सकते हैं। यहां पर ये मल्टीमीटर है और ये इसकी प्रॉब्स है। इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि यहां पर आपको ये CRO दिखाई पड़ रही है। इस कैथोड रे ऑसिलोस्कोप से भी हम वोल्टेज या फिर ईएमएफ की करेक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर एक DSO भी है। DSO एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम आसानी से किसी भी सेल का करेक्टली ईएमएफ मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या ऐसा कोई मेथड है जिसको यूज करते हुए हम चीपली ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर कर सकें? तो जी हाँ, ऐसा मेथड है। इसी मेथड को समझने के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 9.18 पोटेंशियोमीटर। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पोर्शन है उसको हम बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट, करंट थ्रू ए कंडक्टर, ओम्स लॉ, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। इसके साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में पढ़ लिया है, किरचॉफ रूल्स के बारे में पढ़ लिया है। इसके साथ साथ व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ लिया है। ये जो मेजर पोर्शन था करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर्स अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। आज जो हमने आर्टिकल पढ़ना है, आर्टिकल नंबर 9.18 पोटेंशियोमीटर। इसको समझने से पहले आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का अच्छे से कंसेप्ट होना चाहिए। अगर वो वाले लेक्चर्स आपने अभी तक अटेंड नहीं किए तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियोमीटर है बेसिकली ये एक डिवाइस या फिर आप कह सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये फिजिक्स लेबोरेटरी में हमें कुछ इस फॉर्म में मिलता है। दिस इज अ पोटेंशियोमीटर। और इसके साथ यहां पर एक जाकी भी होती है जिसको हम इस पोटेंशियोमीटर की वायर्स पर इस तरीके से स्लाइड करते हैं या फिर इस तरीके से प्लेस करके चेक करते हैं। अब बेसिकली इस पोटेंशियोमीटर में होता क्या है, यहां पर इस तरीके से एक लॉन्ग वायर होती है। अगर यहां से आप ऑब्जर्व करें तो इस एंड से ये स्टार्ट हो रही है, देखें यहां से चलते चलते यहां पर, फिर यहां पर आ रही है, यहां से फिर इधर जा रही है, फिर इधर आ रही है, यानी एक ही लॉन्ग वायर है और ये रेजिस्टिव वायर होती है। तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बच्चों? कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से हम रेजिस्टर को शो करते हैं। तो हम इस लॉन्ग वायर को आज के इस लेक्चर में इस तरीके से शो करेंगे और इसके ऊपर हम इस वाले टर्मिनल को इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं या फिर इस तरीके से प्लेस करके चेक कर सकते हैं। यहां पर इसको हम ओपन करके एक वायर कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से ये हमारे पास स्लाइडिंग कंटैक्ट या फिर ये मूविंग टर्मिनल बन जाता है। और आज के लेक्चर में हम इस टर्मिनल को कहेंगे टर्मिनल C और इसको हम सर्किट में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पॉइंट को हम कहेंगे A पॉइंट, इस पॉइंट को कहेंगे B पॉइंट और इसको कहेंगे C पॉइंट। C पॉइंट ये वाला होगा जो कि ऐसे स्लाइड करता रहेगा इस वायर के ऊपर, इस वायर पे आगे पीछे मूव करता रहेगा। कभी हम मूव करा के कहीं पर रखेंगे, कभी कहीं पर। तो यहां पर लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपको ये समझा दिया है कि पोटेंशियोमीटर का सिंबल जो कि आज के लेक्चर में आगे चलकर हम यूज करने वाले हैं
वो कुछ इस तरीके का होगा, एक रेजिस्टर होगी और साथ एक स्लाइडिंग टर्मिनल होगा। फिजिक्स लेबोरेटरी में हम इस कंपोनेंट को जाकी भी कहते हैं, दिस इज आल्सो जाकी। तो यहां पर ये जाकी है, दिस इज पोटेंशियोमीटर। इसको हमने आज के लेक्चर में बेसिकली डिस्कस करना है और इसका सिंबल हमारे पास कुछ इस तरीके से होगा। अब यहां पर आपको ये एक मीटर रूल भी नजर आ रहा है। इस मीटर रूल के जरिए हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। देखो अगर मैं जाकी को इस जगह पे रखता हूं, यहां पर रखता हूं, तो यहां पर मैं वायर की लेंथ मेजर कर सकता हूं कि वायर के किस लेंथ पर ये जाकी इस वक्त प्रेजेंट है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर हम इस आर्टिकल को क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्या फायदा है इस आर्टिकल को पढ़ने का। देखो ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जो स्पीकर्स आप कंप्यूटर के साथ यूज करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल स्पीकर्स, उनमें जो वॉल्यूम लगा हुआ होता है उसको आप जैसे घुमाते हैं, आवाज ऊंची होती है, आवाज आहिस्ता होती है। तो बेसिकली वहां पर क्या लगा हुआ होता है, वहां पर कुछ इस तरीके का एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। इसको इस तरीके से आप घुमाकर आवाज को ऊंचा भी कर सकते हैं और आहिस्ता भी कर सकते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ पोटेंशियोमीटर। डेली लाइफ में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स में जो पोटेंशियोमीटर यूज होता है उसकी फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है यही वाली चीज, लेकिन उसकी ये वाली फॉर्म होती है, ये उसकी मिनी फॉर्म है। ये हम फिजिक्स लेबोरेटरी में यूज करते हैं, जो कि इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म है। तो आज के लेक्चर में हम इसी को कंसीडर करेंगे, लेकिन इस डिवाइस को हम इस सिंबल की फॉर्म में शो करेंगे। अब हमने इस पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन को डिस्कस करना है कि इसकी अगर हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ जाए पेपर में तो किस तरीके से लिखेंगे, या फिर नोट्स में किस तरीके से लिखेंगे। देखो लास्ट लेक्चर में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पढ़ा था और वहां पर मैंने आपको बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए आप अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। और व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि वहां पर हम रेजिस्टेंस को कंपेयर करते थे और बैलेंसिंग कंडीशन अचीव करते थे, यानी रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके बैलेंसिंग कंडीशन अचीव करते थे। इस पोटेंशियोमीटर में हम लेंथ को एडजस्ट करके इस जाकी को मूव करा के इन वायर्स पे लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं ताकि हमें एक बैलेंसिंग कंडीशन मिल जाए। वहां पर जैसे गैल्वानोमीटर का नल पॉइंट हम अचीव करते थे व्हीटस्टोन ब्रिज में, इसी तरीके से पोटेंशियोमीटर में भी हम नल पॉइंट अचीव करने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको नल पॉइंट के बारे में बताया था, आज के लेक्चर में हम नल पॉइंट के बारे में मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर इसके जरिए भी हम क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर हम इसके जरिए ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके जरिए आप ईएमएफ को इजीली मेजर कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ कंपैरिजन। तो कुछ इसी तरीके की डेफिनेशन हमने यहां पर लिख दी है। ए पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू कंपेयर पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड टू डिटरमिन एन अननोन रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करता है जिसके जरिए हम ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं और इसके साथ साथ अननोन रेजिस्टेंस को भी डिटरमिन करने के लिए ये डिवाइस हेल्पफुल है। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज में भी हम बैलेंसिंग कंडीशन अचीव करते थे। यहां पर पोटेंशियोमीटर के केस में भी हम एक बैलेंसिंग कंडीशन अचीव करते हैं। इसी वजह से हमने यहां पर लिखा है कि ये भी प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही वर्क करता है। पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन को देखने के बाद अब हमने देखना है कि हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ी है। ये तो मैं आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता चुका हूं, लेकिन अब हमने इसको यहां पर नोट्स में भी लिखना है जिस तरीके से आपकी बुक में लिखा गया है। तो हेडिंग्स की फॉर्म में लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ वोल्टमीटर एंड नीड फॉर पोटेंशियोमीटर, यानी जब वोल्टमीटर से हम मेजरमेंट कर सकते हैं तो फिर हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ती है। पोटेंशियल डिफरेंस इज यूजुअली मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ए वोल्टमीटर। यहां पर जैसे आपको ये एक वोल्टमीटर दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही मैं इसको सेल के टू एंड्स के अक्रॉस कनेक्ट करता हूं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि नीडल आगे मूव कर गई है और यहां से कुछ रीडिंग आ रही है 1.5 वोल्ट। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, which is connected across 2 points of a circuit between which the potential difference is to be measured। यानी हमने इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो हमें इस सेल के 2 पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉर करेक्ट मेजरमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस व्हिच इज कनेक्टेड, यानी जिस सर्किट में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट कर रहे हैं उस सर्किट की बनिस्बत वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। जैसे मैं आपको पहले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि जो आइडियल वोल्टमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होती है, यानी वो सर्किट में से कोई करंट नहीं ड्रा करता। तो यहां पर भी हमने यही बात लिखी है, फॉर करेक्ट मेजरमेंट द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मस्ट बी वेरी लार्ज, यानी वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस लार्ज होनी चाहिए ताकि वो सर्किट में करंट को डिस्टर्ब न करे एज कंपेयर टू द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस व्हिच इट इज कनेक्टेड, यानी उस रेजिस्टेंस से ज्यादा होनी चाहिए जिसके अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कर रहे हैं।
Otherwise, an appreciable current will flow through the voltmeter which alters the circuit current and potential difference to be measured. यानी अगर वोल्टमीटर भी कुछ करंट ले लेगा तो इस केस में क्या होगा कि जो सर्किट में करंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी कंपोनेंट के अक्रॉस सही तरीके से मेजर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए ताकि वो सर्किट के करंट को डिस्टर्ब न करे। अगर सर्किट का करंट डिस्टर्ब हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, इसको हम मेजर कर रहे हैं तो इस तरीके से करेक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड नहीं की जा सकती। तो यहां पर करेक्ट मेजरमेंट के लिए ऐसा वोल्टमीटर चाहिए जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। लेकिन अगर हम एनालॉग वोल्टमीटर्स की बात करें जिनमें वो पॉइंटर मूव करता है, उनमें कोई ऐसा वोल्टमीटर नहीं होता जो कि इस तरीके से मेजरमेंट कर सके कि सर्किट में से कुछ भी करंट ड्रा ना करे। पोटेंशियल डिफरेंस की 100% करेक्ट मेजरमेंट के लिए जरूरी है कि वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। ऐसा वोल्टमीटर जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो उसको हम कहते हैं आइडियल वोल्टमीटर। तो यहां पर हेडिंग लगा दी है कंसेप्ट ऑफ आइडियल वोल्टमीटर। ए वोल्टमीटर कैन रीड द करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस ओनली व्हेन इट ड्राज नो करंट फ्रॉम द सर्किट। यानी वोल्टमीटर जस्ट उस केस में करेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा जब वो सर्किट में से कोई करंट भी नहीं ड्रा करेगा। एन आइडियल वोल्टमीटर वुड हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी जो आइडियल वोल्टमीटर है उसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी। लेकिन रियल लाइफ में कोई भी ऐसा वोल्टमीटर एग्जिस्ट नहीं करता एनालॉग वोल्टमीटर्स के केस में जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। तो इस पर्पस के लिए एडवांस्ड पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो यहां पर हमने एडवांस्ड पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेडिंग लगाई है। एडवांस्ड पोटेंशियल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे कि ये डिजिटल मल्टीमीटर है, डिजिटल वोल्टमीटर, जिसके जरिए हम पोटेंशियल की एक्यूरेट वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। एंड कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जो कि मैं यहां पर पहले आपको दिखा चुका हूं, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। दिस इज कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इससे भी हम एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज को मेजर कर सकते हैं। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट सर्किट में से कोई करंट ड्रा नहीं करते, इनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लार्ज होती है। जब रेजिस्टेंस लार्ज होगी तो करंट बहुत ही माइनर से फ्लो करेगा और इस तरीके से ये एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं। लेकिन इनकी लिमिटेशन ये है, दे आर एक्सपेंसिव। ये इंस्ट्रूमेंट्स महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो यहां पर फिर पोटेंशियोमीटर की बारी आती है। यही पोटेंशियोमीटर का एडवांटेज है कि ये एक चीप इंस्ट्रूमेंट है और इसके साथ साथ ये करेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है और इसके साथ साथ ईएमएफ को भी मेजर कर सकता है। तो यहां पर हमने ये लिखा है, पोटेंशियोमीटर इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी और पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए भी। नेक्स्ट अब हमने डिस्कस करना है कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। यानी पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है, तो उसकी हेडिंग लगाते हैं। ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए रेजिस्टर आर, यानी एक रेजिस्टर आर पर मुश्तमिल होता है इन फॉर्म ऑफ वायर। जैसे मैं आपको पहले दिखा चुका हूं कि एक वायर होती है जो कि रेजिस्टिव वायर होती है, ऑन विच स्लाइडिंग कंटेक्ट सी कैन मूव। इस तरह का स्लाइडिंग कंटेक्ट होता है जिसको हम उस वायर पे मूव करा सकते हैं। अब यहां पर ये वाला जो रेजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। इस पॉइंट को ए पॉइंट कह देते हैं, इस पॉइंट को बी पॉइंट कह देते हैं और इस पॉइंट को सी पॉइंट कह देते हैं। यहां पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी पॉइंट ए और सी के दरमियान, देखो ये तो एक डायरेक्ट वायर है, पॉइंट ए यहां पर माने एक ही बात है। तो यहां पर पॉइंट ए से सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी वेरीज फ्रॉम 0 टू आर। देखो ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये कितनी है, आर, और इस पॉइंट सी को हम मूव करा सकते हैं। पॉइंट सी को यहां पर रखेंगे तो ए टू सी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, जीरो रेजिस्टेंस। जैसे जैसे इसको आगे मूव कराएंगे तो यहां पर रेजिस्टेंस आती जाएगी, यानी यहां पर जीरो थी, जैसे जैसे आगे मूव करेंगे रेजिस्टेंस आती जाएगी, स्मॉल आर रेजिस्टेंस, यहां पर रेजिस्टेंस और यहां पर चलकर ये रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, फुल कैपिटल आर हो जाएगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप सी को मूव कराएंगे ऐसे इस पाथ के अलांग, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो 0 टू कैपिटल आर वेरी करेगी। तो हमने ये लिखा है, द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी वेरीज फ्रॉम 0 टू आर एज द स्लाइडिंग कंटेक्ट सी मूव्स फ्रॉम ए टू बी। जैसे जैसे स्लाइडिंग कंटेक्ट पॉइंट ए से बी की तरफ मूव करता है। देखो यहां पर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। जब ये यहां पर होगा तो कोई रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, यानी जीरो रेजिस्टेंस है, तो हमने लिखा 0। जैसे जैसे आगे मूव करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करती जाएगी, स्मॉल आर रेजिस्टेंस। जब यहां पर पहुंचेगा तो ये सारी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब है कि कैपिटल आर यहां पर हो जाएगी रेजिस्टेंस। तो इसी बात को हमने लिखा है कि जब पॉइंट ए से बी की तरफ मूव कराएंगे तो ए टू सी जो रेजिस्टेंस वेरी करेगी वो 0 से आर तक वेरी करेगी। तो यहां तक ये थी कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आपको बेसिक वर्किंग समझ आ चुकी है कि जैसे जैसे स्लाइडिंग कंटेक्ट सी को मूव कराएंगे
तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस चेंज होगी। इसको इधर लेकर आएंगे तो रेजिस्टेंस ए और सी के दरमियान डिक्रीज होगी क्योंकि कम रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होगी। सी को उधर लेकर जाएंगे तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ेगी क्योंकि यहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाएगी। अब इस पोटेंशियोमीटर को यूज किधर किधर किया जाता है या फिर इसकी वर्किंग कहां कहां पर है? इसको हम यूज करते हैं एज ए पोटेंशियल डिवाइडर या फिर ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, ईएमएफ को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहले फर्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। अब ये पोटेंशियल डिवाइडर क्या है, यहां पर आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। यहां पर ये एक बैटरी कनेक्टेड है जिसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, और इस बैटरी का जो ईएमएफ है दैट इज ई। यहां पर ये ए पॉइंट था, इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट कह देता हूं, इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट कह देता हूं और इस पॉइंट को मैं सी पॉइंट कह देता हूं। पॉइंट ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टेंस है, यानी ये जो रेजिस्टेंस जो वेरी हो रही है स्लाइडिंग कंटैक्ट को मूव कराने से, इसको मैं स्मॉल आर कह देता हूं। और यहां पर ये एक वोल्ट मीटर अटैच्ड है, क्योंकि यहां पर हम इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज कर रहे हैं तो हमने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है ताकि हम देख सकें कि पोटेंशियल की डिवीजन किस तरीके से हुई है। यहां पर अब आपने इसके कंसेप्ट को समझना है। देखो, जब मैं स्लाइडिंग कंटैक्ट सी को इधर मूव करूंगा तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी? देखो, इधर मूव करूंगा रेजिस्टेंस कम हो रही है, यानी ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस कम होगी। जब ए और सी के दरमियान कम होगी तो सी और बी के दरमियान रेजिस्टेंस क्या करेगी, बढ़ेगी। इसका मतलब है कि अगर इधर कम होगी तो उधर बढ़ेगी, अगर इधर बढ़ेगी तो उधर कम होगी, यानी कि पहले यहां पर रेजिस्टेंस डिवाइड हो रही है। जब बच्चों रेजिस्टेंस यहां पर डिवाइड हो रही है किस तरीके से कि कुछ इधर रह रही है कुछ उधर रह रही है। सी को मैं यहां पर रखूंगा, कुछ रेजिस्टेंस इधर कुछ उधर। जब मैं सी को इधर लेकर आऊंगा इधर कम उधर ज्यादा, जब मैं सी को उधर लेकर जाऊंगा इधर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी उधर कम हो जाएगी। यानी जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जब रेजिस्टेंस टू पार्ट में डिवाइड हो रही है तो यहां से जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी तो डिवाइड हो जाएगा। जब मैं पॉइंट सी को इधर आगे मूव करूंगा तो ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जब ए और सी के दरमियान रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो यहां पर जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो भी बढ़ेगा, और यहां पर सी और बी के दरमियान क्योंकि रेजिस्टेंस कम है यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप भी कम है। लेकिन अगर मैं इसको इधर मूव करूंगा, अब यहां पर रेजिस्टेंस कम होगी, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। यहां से मैं एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। देखो, मैंने इधर मूव कराया, इधर रेजिस्टेंस कम हुई, जब इधर रेजिस्टेंस कम हुई तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस कम हुआ। यहां पर रेजिस्टेंस कम हुई तो यहां पर रेजिस्टेंस क्या हो गई, ज्यादा हो गई। जब यहां पर ज्यादा होगी तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा तो यहां पर कम होगा, यहां पर कम होगा तो यहां पर ज्यादा होगा, यानी पोटेंशियल भी बेसिकली डिवाइड हो रहा है। तो यहां पर इसी वजह से हमने इस अरेंजमेंट को कहा है पोटेंशियल डिवाइडर। तो यहां पर आपको थोड़ा सा सेंस आया कि बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर का मीनिंग क्या है। यहां पर फिर हमने लिख दिया है, इफ ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड अक्रॉस द वायर। ये वायर थी लॉन्ग वायर जिसको हमने रेजिस्टेंस की फॉर्म में शो किया है। इसके अक्रॉस हमने क्या कर दिया, एक बैटरी कनेक्ट की है जिसका ईएमएफ कितना है, ई है। द करंट थ्रू इट इज, यानी इस रेजिस्टर में से, ये जो रेजिस्टर है जिसको हमने कैपिटल आर कहा था, ये रेजिस्टर, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो किसके इक्वल आएगा, आई इज इक्वल टू ई अवर आर। क्योंकि देखो बच्चों, हमने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू आई आर। यहां से अगर मैं I निकालूंगा तो I इज इक्वल टू V अवर आर, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस कनेक्टेड है। हमने इस रेजिस्टर में से जो करंट का फ्लो है उसको स्टडी करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V अवर आर। यहां पर हमने कहा है कि बैटरी जो एनर्जी पर यूनिट चार्ज सप्लाई कर रही है वो ईएमएफ ई के इक्वल है, इसलिए हमने यहां पर V की बजाय E लिख दिया है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, I इज इक्वल टू ई अवर आर। ये कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो कि इस सर्किट में यहां पर इस रेजिस्टर में से फ्लो करके जा रहा है। करंट कैसे फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है, तो यहां पर ये जो करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है ना इस सर्किट में, इसको हमने यहां पर लिखा I इज इक्वल टू ई अवर आर। If the resistance between A and C is R, then the potential drop between these points is, यानी ये जो A और C पॉइंट है इनके दरमियान अगर रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो हमने ये फाइंड करना है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ वाले लेक्चर में बता चुका हूं कि बैटरी जो प्रोवाइड करती है दैट इज ईएमएफ, और रेजिस्टर के अक्रॉस जो आप मेजर करते हैं दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, यानी रेजिस्टर जो डिसिपेट करती है। तो यहां पर हमने पॉइंट ए और सी के अक्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ है या फिर इन दोनों पॉइंट्स में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है उसको हमने फाइंड करना है। फिर से ओम्स लॉ आ जाएगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू
आई आर, लेकिन यहां पर रेजिस्टर क्या है, स्मॉल आर, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, V इज इक्वल टू आई इंटू स्मॉल आर, मैं स्मॉल आर लिखूंगा। यहां पर ये V कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो A और C के दरमियान है, तो इसको मैं VAC का नाम दे दूंगा। तो इसका मतलब है यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं VAC इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि हमने यही लिखना था कि अगर रेजिस्टेंस A और C के दरमियान R है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ओम लॉ से निकालेंगे V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि रेजिस्टेंस स्मॉल r है तो इसको स्मॉल r लिखेंगे। और ये कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप है, जो कि A और C के दरमियान है। अभी हमने यहां पर करंट की वैल्यू लिखी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2 क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1 इन 2 क्या मिल जाएगा, VAC इज इक्वल टू आई की क्या वैल्यू थी, E ओवर R, तो E ओवर R को यहां पर पुट कर दीजिए, E ओवर R इंटू R। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि ये VAC किसकी इक्वल है, यानी कि यहां पर जब इन टू सेक्शंस में पोटेंशियल की डिवीजन हुई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर है A और C के दरमियान, अगर उसको आपने कैलकुलेट करना है तो रिलेशन क्या होगा, VAC इज इक्वल टू E ओवर R इंटू R। E क्या है, दिस इज EMF ऑफ दिस बैटरी, R कौन सी रेजिस्टेंस है, कैपिटल R ये बड़े वाली रेजिस्टेंस है, और स्मॉल r कौन सी रेजिस्टेंस है, जो कि पॉइंट A और C के दरमियान है। दिस वाज जस्ट रफ वर्क, इसको आपने नोट्स में नोट नहीं करना, इसको भी आपने नोट्स में नोट नहीं करना। बाकी ये सारे आपके नीट नोट्स हैं जो कि इस फॉर्म में लिखे हुए हैं, जस्ट पिंक कलर वाला रफ वर्क है। As the contact C moves from A to B, resistance R changes from 0 to R। जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि जब ये कंटेक्ट C वाला पॉइंट A से B की तरफ मूव करेगा तो ये जो रेजिस्टेंस है 0 से R तक चेंज होगी। यहां पर हमने यही बात लिखी है कि when it moves from A to B, R changes from 0 to R, यानी जो स्मॉल r है, क्योंकि हमने AC वाले सेक्शन के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको स्मॉल r कहा है, तो जब इसको मूव कराएंगे ये स्मॉल r चेंज होती जाएगी, चेंज होते 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 यहां तक जब आएगी तो एक कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। तो यही बात हमने यहां पर लिखी है। एंड द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड C चेंजेस फ्रॉम 0 टू E। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो थोड़ा सा रफ फर्क करते हैं। हमने कहा जब R 0 होगी, R को 0 पुट कर दो, जब इस स्मॉल r को 0 पुट करोगे तो VAC क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। ये कब होगा, जब R 0 के इक्वल होगा, R 0 के इक्वल होगा तो VAC किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। जब R कैपिटल R के इक्वल होगा, जब स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल होगा, क्योंकि हमने यही कहा है कि R 0 से R तक वेरी करता है, कैपिटल R होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, VAC इज इक्वल टू E ओवर कैपिटल R इंटू R, ये वाला R और ये वाला R कैंसल, VAC किसके इक्वल हो जाएगा, E के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि जब ये स्मॉल r 0 से कैपिटल R तक वेरी करेगा, ये जो VAC है ये 0 से E तक वेरी करेगा। तो हमने यही बात देखी है, R चेंजेस फ्रॉम 0 टू R एंड द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड C चेंजेस फ्रॉम 0 टू E। दिस अरेंजमेंट एक्ट्स एज ए पोटेंशियल डिवाइडर। यही जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि पोटेंशियल डिवाइडर का मीनिंग क्या है और पोटेंशियल डिवाइडर की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, और जो रिलेशन है वो इस तरीके से होता है। यानी अगर हमने पॉइंट A और C के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है तो हमें इस रिलेशन को यूज करना पड़ेगा। दिस वाज आल्सो रफ वर्क। यहां तक हमने देख लिया है कि पोटेंशियोमीटर एज ए पोटेंशियल डिवाइडर कैसे वर्क करता है। अब जो नेक्स्ट हमने देखना है दैट इज हाउ टू मेजर EMF ऑफ ए सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो यहां पर हमने पोटेंशियोमीटर के जरिए EMF ऑफ ए सेल को मेजर करने का तरीका देखना है। मेजरमेंट ऑफ अननोन EMF यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ये प्रोसीजर है जिसके जरिए हम अननोन EMF को मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को यूज करते हुए। लेकिन इस प्रोसीजर को समझने से पहले हम सर्किट डायग्राम को समझेंगे ताकि प्रोसीजर अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहां पर ये एक बैटरी कनेक्टेड है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये EMF E प्रोवाइड कर रही है। यहां पर ये पॉइंट A पॉइंट है और ये पॉइंट B पॉइंट है। इसके साथ साथ ये जो स्लाइडिंग कांटेक्ट वाला पॉइंट है इसको हम क्या कहते हैं, C पॉइंट। अब यहां पर इस पॉइंट A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल r से, और पॉइंट A और B के दरमियान जो रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस उसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यहां पर हमने वो सेल कनेक्ट कर दिया है जिसका हमने EMF मेजर करना है, क्योंकि ये देखो पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट है यहां तक, दिस इज द पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। ये वो सेल हमने कनेक्ट किया है जिसका हमने EMF मेजर करना है।
तो यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। इसके ईएमएफ को हम EX कह देते हैं, यानी इसका ईएमएफ हमें अननोन है जो कि हमने फाइंड करना है। और इस सर्किट में यहाँ पर हमने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया हुआ है। ये बिल्कुल ऐसा ही गैल्वानोमीटर है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज में एक गैल्वानोमीटर यूज किया था। इस गैल्वानोमीटर को जरा फिजिकली भी देख लेते हैं। गैल्वानोमीटर करीब से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसके इस साइड पर भी कुछ डिवीजन्स मार्क की गई हैं, इस साइड पर भी कुछ डिवीजन्स मार्क की गई हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इसकी जो नीडल है ये 0 पर प्रेजेंट है। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब ये नीडल 0 पर आ जाए तो इसको हम नल पॉइंट कहते हैं। तो बेसिकली इस तरीके का होता है गैल्वानोमीटर, जिसमें नीडल इस तरफ भी मूव कर सकती है और इस तरफ भी मूव कर सकती है, और इस 0 वाले पॉइंट को हम नल पॉइंट भी कहते हैं। यहां तक अब आपने गैल्वानोमीटर को फिजिकली देख भी लिया है और इसके साथ साथ आपको ये भी समझ आ चुका है कि नल पॉइंट का क्या मतलब है। अब यहां पर हमने वो प्रोसीजर देखना है जिसके जरिए हम ईएमएफ मेजर कर सकते हैं पोटेंशियोमीटर को यूज करते हुए। द पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट कैन बी यूज्ड टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ ए सोर्स। देखो ये जो अरेंजमेंट है ना कि एक रेजिस्टर के अक्रॉस इस तरीके से बैटरी कनेक्ट कर दो और एक टर्मिनल उस पर इस तरीके से स्लाइड कर रहा हो, इट इज नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट। और बेसिकली अननोन ईएमएफ को मेजर करने के लिए हमने इसी अरेंजमेंट को कंसिडर किया हुआ है। The potentiometer wire is a straight wire of uniform cross section। जैसे मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में दिखाया कि पोटेंशियोमीटर हमें लेबोरेटरी में कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। उस पे जितनी भी वायर होती है वो बेसिकली यूनिफॉर्म वायर होती है, यानी ऐसे नहीं होता कि एक जगह से क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और हो, एक जगह से क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और हो, बल्कि पूरी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा ही होता है, यानी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की वो वायर होती है। The cell whose EMF EX is to be measured is connected between point A and sliding contact C through a galvanometer। यानी जिस सेल का हमने EMF मेजर करना है वो इस पॉइंट A और पॉइंट C के दरमियान कनेक्टेड है। देखो ये पॉइंट A के साथ कनेक्टेड और पॉइंट C के साथ कनेक्टेड, यानी कि थ्रू ए गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है। इसके साथ सीरीज में गैल्वानोमीटर भी कनेक्टेड है। तो हम फिर कुछ इस तरीके से कहते हैं ए सेल ऑफ EMF X is connected between point A and C थ्रू ए गैल्वानोमीटर, यानी गैल्वानोमीटर से गुजरता हुआ कनेक्टेड है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ EX एंड द पोटेंशियल डिवाइडर आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट A। देखो ये है पॉइंट A, यहां पर इस पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट का पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है, जो यहां से आ रहा है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। और यहां पर ये जो सेल है जिसका EMF EX है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल भी हमने यहीं पर कनेक्ट किया है, यानी पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट का पॉजिटिव टर्मिनल और इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ये दोनों पॉइंट A पर इकट्ठे कनेक्टेड हैं। If in the loop AGCA, point C and the negative terminal of EX are at same potential। देखो ये वाला जो लूप है AGCA, कौन से वाला लूप AGCA, ये कैसे बन रहा है, A से G, G से C, C से A, तो ये इसका मतलब है एक क्लोज लूप बन रहा है। इस लूप में अगर गैल्वानोमीटर के जो दो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाएं तो क्या गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो करेगा? हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा उस वक्त तक करंट नहीं फ्लो कर सकता। तो जब ये वाला पॉइंट नेगेटिव टर्मिनल ऑफ EX और पॉइंट C दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे तो गैल्वानोमीटर में से करंट नहीं फ्लो करेगा। इसी बात को मैंने लिखा है कि इफ पॉइंट C and the negative terminal of EX are at same potential then both terminals of galvanometer are at same potential and no current flows through it। तो उस केस में करंट फ्लो नहीं करेगा। टू मेजर EX, अब हमने EX को कैसे मेजर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। EX को मेजर करने के लिए हम इस पॉइंट C को ऐसे स्लाइड करवाते हैं ताकि गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। देखो यहां पर पॉइंट C को हम इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करवाते हैं वायर पे ताकि गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C है, यानी कि VAC है, वो EX के इक्वल हो जाता है। और VAC का हमने ऑलरेडी रिलेशन पढ़ा हुआ है, यानी उस रिलेशन से जो वैल्यू आएगी वहां से हमें EMF ऑफ इस सेल मालूम हो जाएगा जो कि अननोन था। तो यहां पर हमने यही निकालना था, यानी कि यहां पर हमने पॉइंट C को एडजस्ट करना है ताकि गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, नल पॉइंट अचीव हो जाए। और जब नल पॉइंट अचीव होगा तो यहां पर इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और ये जो EX है ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। और हमें EX ही चाहिए था, तो यहां पर हमें मालूम हो चुका है कि EX किसके इक्वल हो जाएगा, VAC के इक्वल हो जाएगा। तो यही पॉइंट लिखा है, टू मेजर EX द पोजीशन ऑफ C इज एडजस्टेड अंटिल द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी C को ऐसे एडजस्ट करें ताकि गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना शो करे। अंडर दिस नल पॉइंट
the EMF EX is equal to the potential difference between A and C। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया है कि जब यहां पे नल पॉइंट अचीव हो जाएगा, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो जाएंगे, तो यहां से देखो जब ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होंगे तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर A और C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो EX है यानी अननोन EMF है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा कि इस सेल का जो EMF है वो A और C के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। और VAC का हमने ऑलरेडी एक रिलेशन पढ़ रखा है, VAC इज इक्वल टू E आवर R इंटू R, यही हमने रिलेशन पढ़ा था। यहां पर जब VAC EX की इक्वल है तो इसका मतलब कि EX इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमने क्या फाइंड करना था, हमने EX अननोन EMF फाइंड करना था, तो उसका हमें मेथड मिल चुका है। तो फिर यहां पर हम यही पॉइंट लिख देते हैं कि जो EX है ये VAC के इक्वल है, EX इज इक्वल टू VAC। ये वाला जो था ना, दिस वाज जस्ट रफ वर्क, इसको अपने नोट्स में नोट नहीं करना। ये वाली डायग्राम नीट डायग्राम है, इसको अपने प्रॉपर्ली नोट्स में ड्रा करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहां पर क्योंकि हमने ये पॉइंट लिखा था EMF EX इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, तो इसी वजह से हमने मैथमेटिकली भी यही बात लिख दी है, EX इज इक्वल टू VAC। VAC का जो हमने रिलेशन पढ़ा था उसमें से वैल्यू उठा के पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट EX इज इक्वल टू E आवर R इंटू R, यही रिलेशन हमने पढ़ा था। तो यहां पर हमें EX का रिलेशन मिल चुका है और हमने इसी अननोन EMF को फाइंड करना था। देखो बच्चों, जो पोटेंशियोमीटर मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, क्या उसके ऊपर वायर्स की रेजिस्टेंस लिखी हुई होती है? नहीं लिखी हुई होती। वहां पर तो जस्ट एक मीटर रूल लगा हुआ था जिसके जरिए हम ये देख सकते थे कि लेंथ कितनी है वायर्स की। इसका मतलब है कि हमें यहां पर इन R की वैल्यूज नहीं मालूम, हमें जस्ट लेंथ मालूम है, क्योंकि मीटर रूल लगा हुआ था, हम वहां से लेंथ को इजीली मेजर कर सकते थे। तो यहां पर फिर हमें इस एक्सप्रेशन को लेंथ की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, सिंस दी वायर हैज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्योंकि वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, और हमने ये भी पढ़ रखा है R इज इक्वल टू रो L ओवर A। यहां पर A कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हमने कहा है कि जो वायर है उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। इसके साथ साथ रेजिस्टिविटी, ये तो है ही कांस्टेंट क्योंकि ये मटेरियल स्पेसिफिक है, तो किसी भी मटेरियल के लिए रो कांस्टेंट होता है। तो इट्स मीन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो फिर यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो वायर की रेजिस्टेंस है ये प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ है। तो यहां पर फिर रिलेशन क्या बन जाएगा, EX इज इक्वल टू E इंटू, अब ये जो स्मॉल r है ये किसकी प्रोपोर्शनल है, स्मॉल r इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल l, कैपिटल R इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L। देखो ये जो कैपिटल R है ये कौन सी रेजिस्टेंस थी, पूरी वायर की रेजिस्टेंस थी, तो पूरी वायर की लेंथ को हमने कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया है। और ये जो स्मॉल r रेजिस्टेंस थी ये कौन सी रेजिस्टेंस थी, जो कि पॉइंट A और C के दरमियान थी, तो पॉइंट A और C के दरमियान जो वायर की लेंथ है उसको हमने स्मॉल l कहा है। तो इट्स मीन कि हम इस स्मॉल r की जगह पे स्मॉल l लिख सकते हैं और इस कैपिटल R की जगह पे कैपिटल L लिख सकते हैं। नीचे वही सेंटेंस लिख दिया, वेयर L इज द टोटल लेंथ ऑफ द वायर, ये जो L है दिस इज टोटल लेंथ ऑफ द वायर, एंड स्मॉल l इज लेंथ फ्रॉम A टू C आफ्टर C हैज बीन एडजस्टेड फॉर नो डिफ्लेक्शन। यानी यहां पर हमने पॉइंट C को मूव करा के इस तरीके से एडजस्ट किया ताकि गैल्वानोमीटर पर कोई डिफ्लेक्शन ना रहे, यानी गैल्वानोमीटर पर जीरो डिफ्लेक्शन आए, नल पॉइंट अचीव हो जाए। जब नल पॉइंट अचीव हो जाए तो उस वक्त A और C के दरमियान जो लेंथ थी वो क्या थी, स्मॉल l। अब बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि स्मॉल r को ऐसे ही स्मॉल l कैसे पुट कर दिए। देखो यहां पर मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूं। हमने पढ़ रखा है r इज इक्वल टू रो L ओवर A। अगर कैपिटल R होगा तो कैपिटल L, स्मॉल r है तो रो स्मॉल l ओवर A। इसका रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि स्मॉल l की जो रेजिस्टेंस है डेट इज R, और कैपिटल L यानी जो फुल लेंथ थी वायर की उसमें जो रेजिस्टेंस आ रही थी वो कैपिटल R है। अब हमने क्या निकालना है, R ओवर R निकालना है। तो यहां से अगर R ओवर R निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, स्मॉल r की क्या वैल्यू है, रो L ओवर A डिवाइडेड बाय कैपिटल R की क्या वैल्यू है, रो कैपिटल L ओवर A। यहां से ये रो कैंसिल, ये A कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, स्मॉल r ओवर कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल l ओवर कैपिटल L। इसका मतलब है कि R ओवर R किसकी इक्वल है, L ओवर L की इक्वल है। तो यहां पर हमने ये लिखा है, इस R ओवर R को L ओवर L के इक्वल पुट किया है। तो यहां तक आपको ये भी समझ आ चुका है कि किसी भी सेल का EMF अगर अननोन है तो उसको हम पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट से कैसे फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन ये वाला जो प्रोसीजर हमने पढ़ा है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस इस तरीके से हैं कि यहाँ पर ये जो EX है ये लाजमी तौर पर E से लेस होना चाहिए। ये जो EX है ये लाजमी तौर पर लेस देन E होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन E हो गया तो उस केस में यहाँ पर नल पॉइंट अचीव नहीं कर सकते। अगर नल पॉइंट नहीं आएगा तो उस केस में फिर VAC नॉट इक्वल टू EX हो जाएगा और उस केस में आप अननोन EMF फाइंड नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि यहाँ पर EMF को करेक्टली फाइंड करने के लिए ये लाजमी है कि जो EX है ये स्मॉलर देन E होना चाहिए। तो इसके बाद हम यही पॉइंट लिख देते हैं, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बिटवीन A एंड C इज E। ये मैं आपको ऑलरेडी पोटेंशियल डिवाइडर में बता चुका हूं कि जब स्मॉल r वेरी करेगी कहां से 0 से r तक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है VAC यानी कि पॉइंट A और C के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा 0 से E तक। यानी यहां पर ये जो E है इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड C। पॉइंट A और C के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए अननोन EMF मस्ट नॉट एक्सीड दिस वैल्यू, यानी कि जो अननोन EMF है EX उसको कभी भी ग्रेटर देन E नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला केस आएगा तो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि नल पॉइंट नहीं अचीव हो पाएगा। अगर नल पॉइंट नहीं अचीव हो पाएगा तो उस केस में जो EMF आपने फाइंड करना है अननोन वो आप नहीं फाइंड कर सकते। ये थी सर्किट की बेसिक लिमिटेशन। फाइनली हमने एक कंक्लूडिंग सेंटेंस लिख दिया है, एज अननोन EMF EX इज डिटरमिन्ड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। क्योंकि हमने EMF EX को इस तरीके से डिटरमिन कर लिया है कि सर्किट में से कोई भी करंट नहीं ड्रा हो रहा था। क्यों नहीं ड्रा हो रहा था इसका भी एक प्रॉपर रीजन है। दोबारा से उसी डायग्राम पे चलते हैं। क्योंकि यहां पर जब नल पॉइंट अचीव हुआ था तो उस केस में ये जो दोनों पॉइंट्स थे गैल्वानोमीटर के अक्रॉस ये सेम पोटेंशियल पर थे, यानी नेगेटिव टर्मिनल और पॉइंट सी ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए थे। जब सेम पोटेंशियल पर हो गए थे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, तो यहां से करंट नहीं फ्लो कर रहा था। तो हमने इसी बात को लिखा है कि हमने EMF को इस तरीके से डिटरमिन कर लिया है जब कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था। तो यहां पर इस सर्किट में हम यही चाहते थे कि EMF EX को हम इस तरीके से डिटरमिन करें कि सर्किट में से कोई भी करंट फ्लो ना करे। तो यहां पर आपने देखा कि ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गए थे, कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, जिसकी वजह से हमने EMF की वैल्यू एक्यूरेटली मेजर कर ली। Therefore, potentiometer provides one of the most accurate methods of measuring potential difference। तो इसका मतलब है कि पोटेंशियोमीटर हमें सबसे एक्यूरेट मेथड प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का। क्योंकि हमने एक्यूरेट मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या लिखी थी कि पोटेंशियल डिफरेंस उस वक्त एक्यूरेटली मेजर होगा जब सर्किट में से कोई करंट वोल्टमीटर नहीं ड्रा करेगा। तो यहां पर क्योंकि कोई करंट इसे नहीं ड्रा किया, इस वजह से पोटेंशियोमीटर एक वन ऑफ द एक्यूरेट मेथड्स है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने का। तो यहां तक आपको समझ आ चुका है कि हम किस तरीके से अननोन EMF को फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। अब ये जो हमने सारा मेथड पढ़ा है ये ऑलरेडी प्रैक्टिकली इस चैनल पर भी अपलोडेड है। इसका एक प्रॉपर प्रैक्टिकल है जो कि पहले सेकंड ईयर में हुआ करता था, लेकिन अब फर्स्ट ईयर में है। यानी आपका ये जो बैच है इसने फर्स्ट ईयर में ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। इसका प्रॉपर प्रैक्टिकल भी चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सारा यही प्रोसीजर अडॉप्ट करके हमने एक सेल का EMF फाइंड करके दिखाया हुआ है। अभी तक हमने पोटेंशियोमीटर के 2 मेजर यूजेस पढ़ लिए हैं। वर्किंग ऑफ पोटेंशियोमीटर एज पोटेंशियल डिवाइडर, कि हमने पोटेंशियोमीटर को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर किस तरीके से यूज करना है। उसके बाद हमने देखा कि अननोन EMF को कैसे फाइंड किया जाता है, और ये सारा एक सीरीज में चल रहा था। पोटेंशियल डिवाइडर अरेंजमेंट को यूज करते हुए हम अननोन EMF को फाइंड कर सकते थे। अब अननोन EMF वाले मेथड को यूज करते हुए हम 2 सेल्स के EMF को कंपेयर भी कर सकते हैं। इसका भी प्रॉपर एक्सपेरिमेंट इस चैनल पर अपलोडेड है, वो भी अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट यहाँ पर थ्योरेटिकली हमने देखना है कि किस तरीके से इसको फाइंड किया जा सकता है। तो हेडिंग लगाइए कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल। यहाँ पर बेसिकली पोटेंशियोमीटर के हमने 3 यूजेस पढ़े हैं, एज ए पोटेंशियल डिवाइडर, फिर मेजरमेंट ऑफ अननोन EMF, और थर्ड यूज क्या है कंपैरिजन ऑफ EMFs ऑफ 2 सेल्स। तो यहाँ पर अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था EX इज इक्वल टू E इंटू L ओवर L। इसको रफ साइड पर लिख लेते हैं, EX इज इक्वल टू E इंटू स्मॉल l ओवर कैपिटल L। इसी रिलेशन को यूज करते हुए हमने 2 सेल्स के EMF को कंपेयर करना है। तो यहां पर यही बात लिखी है, द मेथड ऑफ मेजरिंग द EMF ऑफ ए सेल कैन आल्सो बी यूज्ड टू कंपेयर द EMF E1 एंड E2 ऑफ 2 सेल्स। मान लो एक सेल का EMF E1 है, एक सेल का EMF E2 है। इन दोनों सेल्स के EMF को हमने कंपेयर करना है।
इन दोनों सेल्स के ईएमएफ्स को कंपेयर करने के लिए भी हम ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं। The balancing lengths L1 and L2 are found separately for two cells। जैसे हमने यहाँ पर अननोन ईएमएफ फाइंड करने के लिए क्या किया था, नल पॉइंट फाइंड किया था। वही जो नल पॉइंट वाली कंडीशन है ना, उसको हम बैलेंसिंग कंडीशन भी कहते हैं। और नल पॉइंट को फाइंड करने के बाद हमने ये स्मॉल एल लेंथ मेजर की थी, यानी इस ई एक्स को डिटरमिन करने के लिए हमने स्मॉल एल लेंथ मेजर की थी। तो यहां पर यही कह रहा है कि अगर हम L1 और L2 दोनों सेपरेटली फाइंड करें इन दोनों सेल्स के लिए बारी बारी, तो इस केस में फिर E1 क्या हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू, देखो EX था पहले, अब 1 पुट कर दो, E1 इज इक्वल टू E इंटू, यहां पर बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी, E इंटू L1 डिवाइडेड बाय L। जैसे EX के लिए बैलेंसिंग लेंथ हमने L फाइंड की थी, इसी तरीके से मान लो कि E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 आ रही है, एंड E2 के लिए क्या आ रही है, E2 इज इक्वल टू, इसी तरीके से हो जाएगा E इंटू बैलेंसिंग लेंथ इसके लिए कितनी है, L2 डिवाइडेड बाय कैपिटल L। इसी तरीके से अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस, यानी दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट, डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, E1 डिवाइडेड बाय E2 इज इक्वल टू, E1 क्या है, E इंटू L1 ओवर L, L1 डिवाइडेड बाय कैपिटल L, नीचे क्या आ जाएगा E2, E इंटू L2 डिवाइडेड बाय L, L2 डिवाइडेड बाय L। यहां से ये E के साथ कैंसिल हो जाएगा, L के साथ कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट E1 ओवर E2, E1 ओवर E2 इज इक्वल टू L1 ओवर L2, L1 डिवाइडेड बाय L2। तो यहां से क्या प्रूव होता है कि जो EMFs है E1 और E2, इनकी रेशो और बैलेंसिंग लेंथ्स की रेशो आपस में इक्वल आ रही है। Thus the ratio of EMFs of two cells is equal to the ratio of the balancing length। यानी अगर इन दोनों की रेशो फाइंड करेंगे और इन दोनों की रेशो फाइंड करेंगे तो यहां पर ये दोनों आपस में रेशोज इक्वल आ जाएंगे। इसी कंसेप्ट को मजीद समझने के लिए यहां पर रफ साइड पे एक सर्किट डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, और इस तरीके से हमने वही वाली रेजिस्टर अटैच कर रखी है। और ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, और ये जो रेजिस्टर है इसको हम कैपिटल आर कह देते हैं और इसके ईएमएफ को ई कह देते हैं। यहां पर मान लो ये स्लाइडिंग कंडक्ट है जिसको हमने सी कहा था, ए और सी के दरमियान जो रेजिस्टर होगी उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर कह देंगे। अब यहां पर हमने एक गैल्वानोमीटर कनेक्ट किया था, मान लो ये एक गैल्वानोमीटर है, इसके साथ साथ यहां पर हमने एक सेल कनेक्ट किया था जिसका ईएमएफ अननोन था, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब इस केस में हमने दो कनेक्ट करने हैं, किस तरीके से, एक यहां पर हमने कनेक्ट किया, एक यहां पर कनेक्ट कर देते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। मान लो ये वाला सेल E1 है, ये वाला सेल E2 है, यहां पर हमने एक की अटैच कर दी है ताकि हम इन दोनों सेल्स के दरमियान शिफ्ट कर सकें। चाहे तो इस गैल्वानोमीटर को E1 के साथ कनेक्ट कर ले और चाहे तो इस गैल्वानोमीटर को E2 के साथ कनेक्ट कर ले। इस सर्किट के लिए हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, EX इज इक्वल टू E इंटू L ओवर L, यही रिलेशन पढ़ा था। अब अगर इस स्विच को इधर E1 वाली साइड पर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू E इंटू L1 ओवर L, और अगर हम इस स्विच को E1 की बजाय E2 की तरफ रखेंगे तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, E2 इज इक्वल टू E इंटू L2 ओवर L। तो इस तरीके से वाले एक्सप्रेशन आते हैं। यहां पर इस सर्किट डायग्राम आपको बताना इसलिए जरूरी थी ताकि आपके माइंड में एक कंसेप्ट बिल्ड हो जाए कि जो E1 और E2 है इनको हमने ऐसे नहीं लिखा, बल्कि पहले इस की को इधर शिफ्ट किया है और फिर ये वाला रिलेशन लगाया है, अगेन से इस की को इधर शिफ्ट किया है और फिर दोबारा से ये वाला रिलेशन लगाया है, और हमने E1 और E2 की वैल्यूज फाइंड करके यहां पर लिखी हैं, जो कि आपकी बुक में इस तरीके से डायरेक्ट लिखी गई हैं। आप चाहें तो इस सर्किट को लीव कर सकते हैं, ये जस्ट रफ वर्क है, जितना आपकी बुक में लिखा हुआ है नोट्स में आप इतना ही लिखें, इस तरीके से प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में। फाइनली आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ा है, फिर हमने देखा कि वोल्ट मीटर की क्या लिमिटेशंस थी और हमें पोटेंशियोमीटर क्यों जरूरत पड़ा। फिर पोटेंशियोमीटर के अलावा कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे, जैसे कि डिजिटल मल्टीमीटर है,
CRO है, DSO है, इनके जरिए भी हम मेजर तो कर सकते हैं EMF को, लेकिन ये क्योंकि एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स है और पोटेंशियोमीटर एक चीप इंस्ट्रूमेंट है, इसके जरिए हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने देखा कि पोटेंशियोमीटर को हम किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसको एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज कर सकते हैं, इसको अननोन EMF को फाइंड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से इसको EMFs ऑफ टू सेल्स को कंपेयर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अननोन EMF को फाइंड करना और इसके साथ साथ टू सेल्स की EMFs को कंपेयर करना, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट्स चैनल पर मौजूद हैं, उन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि किस तरीके से हम EMFs को कंपेयर करते हैं और किस तरीके से हम अननोन EMF ऑफ द सेल को फाइंड करते हैं। और इसके साथ साथ ये वाला जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपने इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और इसके एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना है। फाइनली आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दे, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम्स की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सके। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।